बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एज ऑफ इनलाइटनमेंट के बारे में बात करेंगे। इस एज को 1680 से लेकर 1780 तक के पीरियड के तौर पर जाना जाता है। इस एज में हम एज ऑफ होप को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। एज ऑफ इनलाइटनमेंट के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी हम जिक्र करेंगे। एज ऑफ रीजन उसको क्यों कहा जाता है, अगस्टन पीरियड और न्यू क्लासिकल पीरियड क्यों कहा जाता है इस एज को रोशन ख्याली और अकली बसीरत का दौर कहा जाता है क्योंकि इस दौर में बहुत सारे मायनाज राइटर्स मौजूद थे जिनकी राइटिंग्स की वजह से मजहब, पॉलिटिक्स, सियासियात, समाजियात के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और इस दौर को रोमन बादशाह अगस्टस का दौर भी कहा जाता है क्योंकि उस दौर में बहुत सारी चीजों का रिवाइवल हमें होता हुआ नजर आता है। रोमन और ग्रीक जो फीचर्स हैं लिटरेचर के वो हमें इस दौर में नजर आते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मजीद डिटेल में रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल कैटलॉग ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में। इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर निगाह डालते हैं। 1702 में पहला अखबार शाया हुआ डेली कुरान के नाम से। इसके बाद 1702 से लेकर 1714 का जो पीरियड है वो क्वीन एन का जो पीरियड है, जो कि सेकंड डॉटर हैं जेम्स द सेकंड की। इस पीरियड में बरतानिया मिलिट्री पावर बन के सामने आया, अगरचे इन्होंने वर्षे में कोई अपना हेir नहीं छोड़ा, कोई वारिस नहीं छोड़ा। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए बरतानिया और स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट को यकजा कर दिया जाता है। 1709 में फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट आता है जिसमें राइटर्स को अथॉरिटी या एक आप कह सकते हैं क्रेडिट दिया जाता है उनके वर्क्स का। 1709 में अलेक्जेंडर पोप ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो एनोनिमसली शाया करते हैं। याद रखिए, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एनोनिमसली शाया हुआ इनके नाम से। जो 1711 में ऑफिशियली पहली दफा अलेक्जेंडर पोप ने शाया किया अपना वर्क। 1710 में स्पेक्टेटर एक डेली पब्लिकेशन जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने शुरू की। और 1712 में जोनाथन स्विफ्ट प्रपोज करते हैं एक ऐसी इंग्लिश एकेडमी का जो कि रेगुलेट करे इंग्लिश यूजेज को और लैंग्वेज के वैल्यू को असर्टन करे। 1719 में रॉबिन्सन क्रूसो शाया होता है, एक पहला नॉवल जिसको तस्वर किया जाता है। 1714 और 27 की पीरियड जो है वो जॉर्ज द फर्स्ट का पीरियड है, जो कि जर्मनी में रह रहे थे। ये शख्स जर्मनी में रह रहे थे और बरतानिया में आके इन्होंने दौड़ संभाली, तो इंग्लिश लैंग्वेज इनको बिल्कुल नहीं आती थी और ये अपने बोलचाल या रियासती अमूर चलाने के लिए सर रॉबर्ट वालपोल का सहारा लेते थे। 1750 में एलिजाबेथ एल्स्टॉब फर्स्ट ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज की शाया करते हैं जिसमें ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में मदद मिलती है। 1721 में पहले बरतानिया के वजीर आजम मुंतखब होते हैं सर रॉबर्ट वालपोल। उस दौर में प्राइम मिनिस्टर का जो टाइटल था पॉपुलर नहीं था, जो कि 19th सेंचुरी में जाके पॉपुलर होता है। उस दौर में रॉबर्ट वालपोल अपने आप को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी कहलवाते थे। 1721 में नथेनियल बेले जो है वो यूनिवर्सल एटमोलॉजी ऑफ डिक्शनरी शाया करते हैं जिसमें लैंग्वेज वर्ड का आगाज, लिपिफिकेशन, उसका इस्तेमाल, कोटेशन और इलस्ट्रेशन वगैरह शामिल है, पंक्चुएशन वगैरह। 1727 से लेकर 1760 का पीरियड रेन ऑफ जॉर्ज द सेकंड है, जो कि जॉर्ज द फर्स्ट के इकलौते बेटे। और इन्होंने भी अपनी रियासती मुंह चलाने के लिए रॉबर्ट वालपोल का सहारा लिया। द बैटल ऑफ कोल्डोन एक होती है जिसमें 1746 में जो आखिरी एक रेबेलियन या बगावत है उसको उसका खात्मा करती है। उसको 45 जेकोबाइट रेबेलियन भी कहते हैं। इसका आगाज 1745 में हुआ। इस बगावत की खास बात यह है कि इस बगावत का जो सरकर्दा शख्स था उसका नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट, जो कि स्टुअर्ट फैमिली को दोबारा तख्त पर बहाल करने के लिए कोशिश करना चाहता था, लेकिन नाकाम हुआ और इसमें इसकी शिकस्त हो गई और ये बाकी जिंदगी इसने एग्जाइल में फ्रांस में गुजारी। इसके बाद अगर हम मजीद देखें, इस पीरियड को अगस्टन पीरियड कहा जाता है जो कि रोमन बादशाह ऑक्टेवियस ऑगस्टस के नाम से मशहूर है। ऑक्टेवियन ऑगस्टस जो है वो 63 बीसी में पैदा होता है और उसने रोमन अंपायर को 27 बीसी से लेकर 14 एडी तक गवर्न किया। उसका पीरियड जो है वो बहुत ही ज्यादा लिटरी या आर्टिस्टिक पैट्रनेज के हवाले से, सपोर्ट के हवाले से जाना जाता है। इसके पीरियड को पैक्स फ्रेक्साना भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा सुकून, अमन और भाईचारे का दौर था और रोमन एम्पायर बहुत ही तरक्की की जो है वो मंजिलों को छुआ। ये शख्स ग्रैंड सन, ग्रैंड नेफ्यू भी था जूलियस सीजर को, जिसको 44 में मार दिया गया। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इस पीरियड में क्लैरिटी या सिंप्लिसिटी या रीजन हमें नजर आती है वर्क में। और बरतानिया में अगर इस पीरियड को अगस्टन पीरियड कहा जाता है उसकी वजह ये होती है क्योंकि इट फोकस ऑन द रिवाइवल ऑफ ग्रीक या रोमन आर्ट। तो ग्रीक या रोमन आर्ट हमें नजर आता है, हमें हीरोइक कपलेट नजर आते हैं, हमें रोमन राइटर्स की जो सेटायरिकल ट्रीटमेंट है अपर क्लास सोसाइटी की वो हमें नजर आती है। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेरी स्पिरिट हमें नजर आती है। तो नियो क्लासिकल से मुराद नए तरीके से क्लासिकल रवायात को फरोग देने का एक अमल हमें इस पीरियड में, जिसको हम 1700 या 1750 का पीरियड जो कहते हैं उसको हम कहते हैं। तो ये बादशाह इस हवाले से मशहूर था। इस बादशाह की मुनासिबत की वजह से इंग्लिश पीरियड 1700 1750 को या एज ऑफ होप के पीरियड को नियो क्लासिकल पीरियड जो है वो कहा जाता है।
इस पीरियड में रोमन एम्पायर को बहुत ही ज्यादा तरक्की को उन्होंने पहुंचाया। तो चूंकि हमारा 1700 1750 वाला पीरियड है, इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल स्पिरिट, क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल टीचिंग ऑफ रोमन एम्पायर हमें नजर आता है। तो इस वजह से जो है वो इसको अगस्टन पीरियड कहा जाता है, न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। अगर हम एनलाइटनमेंट की बात करें तो एनलाइटनमेंट एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक मूवमेंट थी 1700 से लेकर 1780 का, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नोटेबल वर्क्स लिखे गए। उन वर्क्स में ऐसे वर्क्स थे जिन्होंने रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट किया। मतलब इट इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ स्फीयर्स, नॉट ओनली पॉलिटिक्स रिलीजियस बट वेरियस फैक्ट्स, इवन इन द पर्सनल लाइफ और द इंडिविजुअल लिबर्टी। ये तमाम फैक्टर्स में नजर आ जाते हैं। उसमें अगर फोकस देखा जाए इस इनलाइटनमेंट पीरियड का, तो इस पीरियड में रैशनैलिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग डॉगमास या मिथ्स, रीजन को वैल्यू दी गई, साइंटिफिक और ह्यूमन प्रोग्रेस जो है उसको तरक्की माना गया, रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज फेथ को चैलेंज किया गया, सुपरस्टिशियस वैल्यूज, कस्टम्स, आइडियाज, आइडियोलॉजीज उनको मानने से इनकार किया गया। इसके साथ साथ मोनार्की को भी चैलेंज किया गया, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया गया। ऐसे वर्क्स लिखे गए जिसमें रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल अथॉरिटी को जो है वो चैलेंज हमें नजर आता दिखाई देता है। इस दौर में लोगों ने रीजन के जरिए अपने आप को और दुनिया को समझने की कोशिश की। अमेरिकन इनलाइटनमेंट का पीरियड प्यूरिटनिकल आइडियाज को रिजेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो इनलाइटनमेंट एक ऐसा ब्रॉड पीरियड था जिसने यूरोप प्लस अमेरिका को बहुत तरीकों से इन्फ्लुएंस किया। ये एक वाइड रेंज कल्चरल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट थी जिसमें बहुत सारे नोटेबल वर्क्स, जिसमें खासतौर पर फ्रेंच राइटर्स शामिल हैं, उनके वर्क्स लिखे गए। उसमें इन तमाम चीजों की तकवीत दी गई जो कि आपके सामने यहाँ डायग्राम में नजर आ रही है। अगर हम स्टाइल की उसकी बात करें, इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, इन वर्क्स में हमें पास डिस्कोर्स ऑन मेथड, जो पहला वर्क आपको नजर आ रहा है, डिस्कोर्स ऑन मेथड नजर आ रहा है। ये वर्क जो है 1637 में रेने डेकार्ट ने लिखा। अब इस वर्क ने भी इन्फ्लुएंस किया क्योंकि वो किसी भी सर्टेन नॉलेज या रीजन या फाइनल आर्गुमेंट पे पहुंचने से पहले इस चीज पे फोकस करते हैं कि इंसान को थोड़ा सा डाउट होना चाहिए उसके बारे में, फौरन से यकीन नहीं कर लेना चाहिए किसी भी बात पे। के बाद टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में शाया होने वाला जो वर्क है, ये जॉन लॉक ने लिखा, जो कि आर्गू करता है कि लोगों के अंदर कोई नेचुरल राइट नहीं है लाइफ, लिबर्टी का या प्रॉपर्टी का, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीजों को जो है वो प्रोटेक्ट करे। वो ये भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी में फेल हो जाती है तो पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो दैट गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं ना किस तरह से ये आइडियाज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन को मुतासिर किया या प्रॉम्प्ट किया। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मोंटेस्को का बहुत ही मशहूर वर्क, जिसमें वो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशियल जो गवर्नमेंट है, ये तरीकाकार बॉडीज हैं, ये अलग से होनी चाहिए ताकि ईच शुड कीप एन आई ऑन अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अनदर फॉर्म ऑफ ब्रांच, ताकि कोई जो है किसी से ज्यादा इख्तियार इस्तेमाल ना करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्क हमें इसमें नजर आता है। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया का जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि 1751 से लेकर 1772 का जो पीरियड है इसमें ये लिखा गया। ये फ्रेंच वर्क है, इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, साइंटिफिक और बहुत ज्यादा फिलोसफर्स ने कंट्रीब्यूशन की, बहुत बड़ा कंपेंडियम था, ये मजमुआ था नॉलेज का। इसको जो लिखने वाले थे वो फ्रेंच राइटर डेनी डाइडेरो शामिल थे। इनके साथ को ऑथर किया यॉन ले दे एलम्बर्ट, यॉन डे एलम्बर और डेनी डिडेरो ने इसको कंट्रीब्यूट किया इस वर्क को। इंसाइक्लोपीडिया का वर्क है, बहुत मशहूर है। इसके बाद अगर हम देखें सोशल कंट्रैक्ट, एक इंपॉर्टेंट वर्क नजर आता है हमें यॉन यॉर्क रूसो का, जिसमें वो आर्गू करते हैं कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो हुकूमत की तरफ से नहीं आती बट इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम पीपल। और पीपल क्या है? पीपल इलामत है किस चीज की? जनरल विल की या कलेक्टिव विल की। तो जनरल विल अपनी वो सौंपते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट फिर उनको गवर्न करती है। तो हुकूमत को बराह रास्त कोई इख्तियार हासिल नहीं है। दूसरा सोशल कंट्रैक्ट में वो ये भी कहते हैं कि मोनार्क का कोई खास रोल नहीं है, कि वो बाय गॉड उनको डिवाइन राइट मिला हुआ है गवर्नमेंट करने का। अब इमैनुअल कैंट की जो क्रिटिक ऑफ प्योर विजन उसको देखते हैं, वो कहते हैं कि माइंड एक्टिवली चीजों को एक्सेप्ट करता है और नॉलेज को प्रोसेस करता है, बजाय कि वो पैसिवली चीजों को परसीव करे और एक्सेप्ट करे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि हमें नजर आता है, नॉलेज, फिलोसफी ऑफ नॉलेज के ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा डेक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एक इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर चाहे वो 1789 में इसको एज ए डेक्लेरेशन के तौर पर फ्रांस में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन वैल्यूज या इंडिविजुअल लाइफ या लिबर्टी
को फोकस करते हुए एक इम्पॉर्टेंट हमें दस्तूर, एक डॉक्यूमेंट नजर आता है उस दौर का, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि वाकई ये इनलाइटनमेंट के एक इंपॉर्टेंट वर्क है। अब अमेरिकन इनलाइटनमेंट के ऊपर हम बात नहीं करते, उसके ऊपर मेरा अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स के ऊपर लेक्चर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इस अलेक्जेंडर पोप की एज को अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एज के, सटायर, क्लासिकल पोइट्री वगैरह, उनको हम देखते हैं कि कैसे वो मशहूर थे। सेटारिकल वर्क्स में एक पॉपुलर जॉनरा था ये, इसमें सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता, अपर क्लास के जो कन्वेंशन हैं उनको जो है वो मॉक किया जाता। और इसके अलावा अगर हम देखें न्यू क्लासिकल पोइट्री में हीरोइक कपलेट का एक बहुत बड़ा हमें नजर आता है कि ड्राइडन ने इसको स्टार्ट किया और किस तरीके से अलेक्जेंडर पोप ने इसको पॉपुलराइज किया। ड्रामा में हमारे पास विलियम कॉन्ग्रीव से बात शुरू होते हुए जो शेरिडान है उधर तक बात जाती है। स्कूल ऑफ स्कैंडल उन्होंने प्ले लिखा एक, तो कॉमेडी ऑफ मैनर की और अपर क्लास की जो सोसाइटी है वो उसको उसको जो है वो मॉक करते हुए नजर आते हैं। प्रोज फिक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो टैटलर, स्पेक्टेटर जैसे मैगजीन हमें नजर आते हैं ऐसे के अंदर, ठीक है। और फिक्शन के अंदर हमें रॉबिन्सन क्रूसो और हमें पामेला और वर्चू रिवार्डेड नजर आती है रिचर्डसन की, और हेनरी फील्डिंग की तरफ से हमें टॉम जोन्स या जोसेफ एंड्रयू नजर आते हैं, जिनको पहले इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के तौर पर हम तस्वुर करते हैं। मेमोइर्स और लेटर्स में हमें जो लेडी मैरी मंटोग हैं वो नजर आती हैं कि उनके काम किस तरीके से मेमोइर्स के में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस एज के अंदर। टाइप्स ऑफ सेटायर को अगर हम देखें, क्योंकि हम इस पीरियड को अगस्टन पीरियड कहते हैं, अगस्टन राइटर्स की वजह से उनका इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है, तो हम उसको भी हम ट्रेस करते हैं किस तरीके से कि वो अगस्टन राइटर्स जो हैं उन्होंने कैसे इस एज को इन्फ्लुएंस किया। होरेशियन राइटर, होरेशियन राइटर रोमन पोइट हॉरेस के नाम से ये रखा गया। तो ये एक सटायर है दैट यूजेस जेंटल और लाइट हार्टेड और ह्यूमरस एलिमेंट टू पोक फन ऑन ऑन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। इसमें हम प्राइड एंड प्रेजुडिस या जेन ऑस्टन का गुलिवर ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट का प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन का डॉन क्योटे जो है वो उसको हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम देखें जुवेनिलियन सटायर में, जो कि एक बाइटिंग सटायर है, एक हार्श सटायर है। इट इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर अ रोमन राइटर, ये सटायरिस्ट जुवेनल। तो ये सटायर हार्श है, ये मॉडर्स प्रपोजल, ये एनिमल फॉर्म जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं जुवेनिलियन सटायर में, जिसमें बाइटिंग जो है सटारिकल एलिमेंट होते हैं। जिसमें आप मॉडर्स प्रपोजल की एग्जांपल ले लें कि किस तरीके से उसमें वो प्रपोज करता है जोनाथन स्विफ्ट के आयरिश पॉवर्टी का इलाज ये है कि आयरिश पॉपुलेशन अपनी बच्चों को अमीर लोगों को बेचना शुरू कर दे। मेनिपियन सटायर एग्जेजरेशन, वर्ड प्ले, पैरोडी और डिस्टॉर्टेड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के हवाले से ये मशहूर है। इसमें अगर आप मेनिपियन सटायर में देखें तो द क्राइंग ऑफ लॉट 49 बाय थॉमस पिंचन जो है वो बड़ा मशहूर है, जिसमें एक पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवल में वो मेनिपियन सटायर को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन सोसाइटी और उसके कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं। अब इसमें वो पैरोडी, एलेगरी और इसके अलावा एब्सर्ड एलिमेंट यूज करते हैं थॉमस पिंचन, ताकि वो एवरी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, ऑफ अमेरिकन सोसाइटी को वो दैट दे शुड क्वेश्चन इट थ्रू दिस काइंड ऑफ मेनिपियन सटायर। तो सटायर ऑफ रिलीजन और मैनर्स और पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट हमें नजर आ जाती है इन तमाम चीजों के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस एज का जो कि हम डिस्कस करते हैं। अब अलेक्जेंडर पोप के ऊपर हम बात करें, 1688 में इनकी पैदाइश होती है। ट्रांसलेटर, सिटायरिस्ट, पोइट के हवाले से मशहूर हैं। कैथोलिक होने की वजह से इनको एजुकेशन नहीं मिल सकी, सेल्फ टॉट रहे। इसके अलावा ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में इन्होंने शाया किया। उसके बाद हीरोइक कपलेट के हवाले से माने जाते हैं बहुत मशहूर। इनकी जो पॉइम्स हैं वो मोरालिटी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये हमें इनके पॉइंट्स के अंदर नजर आता है। प्रोलिफिक राइटर, होमर और की इन्होंने ट्रांसलेशन की, ओडिसी और इलियाड को इन्होंने ट्रांसलेट किया। स्पाइनल प्रॉब्लम था, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे। 1744 में इनकी डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं अलेक्जेंडर पोप के। एनएससी ऑन क्रिटिसिज्म 1701 में लिखे जाने वाली पोइम है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म को फोकस करती है और इंस्पायरिंग पोइट्स को एडवाइस दी है। इसके अलावा रेप ऑफ द लॉक, अपर क्लास के झगड़ों, लड़ाई झगड़ों को मॉक करते हैं, सोशल कस्टम्स, स्पेशली 18th सेंचुरी की मॉक हेरोइक एपिक पोइम है, जो कि आप कह सकते हैं इसकी बुनियाद पर अलेक्जेंडर पोप को सीडो क्लासिस्ट भी कहा जाता है कि भाई वो ट्रू क्लासिस्ट नहीं है, सीडो क्लासिस्ट है, यानी उसके अंदर सही क्लासिकल वैल्यूज मौजूद नहीं है। विंडसर फॉरेस्ट, ब्यूटी ऑफ नेचर, खासतौर पर विंडसर जो इलाका है उसको दिखाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एलोइसा टू एबलॉर्ड एक पोइम है, ट्रेजिक लव अफेयर को दिखाती है। इसके अलावा एन एसे ऑन मैन 1733 1734 में फिलोसफिकल पोइम लिखी जो कि नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स को फोकस करती है।
दंसियार एक सेटारिकल पोइम है, 1728 में पब्लिश होती है, जो कि उस दौर में बरतानिया में लिटरेरी या कल्चरल जो कन्वेंशन है उसको क्रिटिसाइज करती है, उसको जो है वो बरतानिया में जो मॉरल वैल्यूज है उसके डिक्लाइन का जो वो करती है। बहुत ही मशहूर जो है वो पोइम है। मेजर वर्क्स में मजीद में ट्रांसलेशन आप देख लें, इलियाड की ट्रांसलेशन है, होमर ने जो एक एपिक पोइम लिखी ट्रोजन वार को फोकस करते हुए उसकी इन्होंने ट्रांसलेशन की। इसके अलावा ऑडिसी, हीरो जो ऑडिसियस है उसकी जर्नी ट्रोजन की तरफ आफ्टर द ट्रोजन वॉर, वो उसकी ट्रांसलेशन इन्होंने की। इसके अलावा शेक्सपियर के एनोटेटेड एडिशन जो है वो 1725 में इन्होंने इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन की, ये भी हमें नजर आती है। इंपॉर्टेंट वर्क्स यही हैं अलेक्जेंडर पोप के, जिनको आप एक नज़र देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि किसमें क्या बड़ी डिटेल में भी आप अगर पढ़ना चाहें तो मेरा कैटलॉग भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल हिस्ट्री के लिए इतना नॉलेज काफी है, एनफ है। लेकिन मजीद आप रिटन टेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको फिर मजीद डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर बात करें तो एंग्लो एरिश सेटारिस्ट, ऑथर, एसेइस्ट, पम्फलेटियर मशहूर हैं, डीन स्विफ्ट के नाम से जाने जाते हैं। और आयरलैंड में इनकी पैदाइश होती है, ज्यादा वक्त इनका बरतानिया में गुजरा, 16 साल की उम्र में आयरलैंड में वापस जाते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता। प्रीस्ट के तौर पर काम किया एंग्लिकन चर्च में 1694 में। सेक्रेटरी टू सर विलियम टेम्पल भी रहे, और जिसकी वजह से इनका लिटरी कैरियर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, यानी इन्फ्लुएंशियल रहा ये पीरियड इनका। डीन ऑफ सेंट पैट्रिक 1713 में मुंतखब हुए। स्विफ्ट अपनी एंड लाइफ में डिप्रेशन, मीनियर डिजीज, वर्टिगो और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से मुतासर रहे, और आखिरकार 1745 में इनकी डेथ हो जाती है आयरलैंड में। जोनाथन स्विफ्ट के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको अगर हम फोकस करें तो टेल ऑफ टब 1714 में इन्होंने लिखा, सिटारिकल वर्क है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मॉक करती है। और इसके अलावा बैटल ऑफ द बुक्स जो कि सिटारिकल एसे है, सैटिराइज करता है कंटेम्प्रेरी डिबेट को कि भी एंशियंट सुपीरियर हैं या जो मॉडर्न सुपीरियर हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी एक ऐसे लिखा था अर्ल ऑफ शेक्सपियर ने। एक उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा कि क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देना चाहिए, अर्ल ऑफ शेक्सपियर ने कहा, और उसके नजदीक एक जदीद एथिकल सिस्टम लेकर आना चाहिए। तो जवाब में एक बड़ा सीरियस ऐसे लिखते हैं जोनाथन स्विफ्ट में, जिसमें वो क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं कि अगर क्रिश्चियनिटी खत्म की तो माशरे में अफरा तफरी और अदम बर्दाश्त और अदम तवाजुन फैल जाएगा। द जर्नल टू स्टेला एक सीरीज ऑफ लेटर हैं जो कि इन्होंने अपने बेलवेड एस्थर जॉनसन को लिखे, जिनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। और ये लेटर उस दौर के पॉलिटिकल सोशल इवेंट्स के बारे में भी हमें आगाही फराहम करते हैं। मॉडेस्ट प्रपोजल एक बाइटिंग सेटायर है, जो मिनीलियन सेटायर है, जो कि प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को टैकल करने का तरीका बताते हैं कि बच्चों को बेचकर अमीर क्लास को उससे गुर्बत खात्मा करना चाहिए। गुलिवर्स ट्रैवल एक लेमुएल गुलिवर एक कैरेक्टर जिसकी रिमोट आइलैंड और फैंटेस्टिकल आइलैंड की तरफ विजिट्स को इनकाउंटर को नरेट किया गया है। 1726 में शाया होने वाला ये वर्क भी नावल का दर्जा रखता है। ये कमेंट्री है बहुत सारे इश्यूज पे, नॉवल, रिलीजियस वैल्यूज, पॉलिटिक्स पर उस दौर की। वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट एक पोइम है जिसमें वो अपनी डेथ को इमेजिन करते हुए अपनी लाइफ और लेगेसी के बारे में बात करते हैं। लेडी ऑफ ड्रेसिंग रूम एक सेटारिकल पोइम है जो कि अपर क्लास की खवातीन को सेटराइज करती है। कलेक्शन ऑफ जेंटील एंड इंजीनियस कन्वर्सेशन अपर क्लास की जो कन्वर्सेशन है उसको पैरोडीज करती है। उस दौर के इंपॉर्टेंट प्ले राइट में जॉन गे पोइट प्ले राइट के हवाले से मशहूर है। बेगर्स ओपेरा, ये जो ओपेरा थी इटली में पॉपुलर थी, बर्तानिया में भी उस दौर में पॉपुलर थी। इसमें उस दौर के जो सॉन्ग्स हैं उनको इंक्लूड किया गया, उसमें अपनी मर्जी के लिरिक्स ऐड किए गए, और फिर इसको इसमें लो कैरेक्टर इन्वॉल्व किए गए, लो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले, मतलब गरीब फैमिली से उनको वो कैरेक्टर्स थे, और बेसिकली ये मॉक करते हैं अपर क्लास को सेटराइज करते हैं ये। तो ये भी मशहूर राइटर के तौर पर सामने आए उभर कर। विलियम कॉलिंस अपनी मशहूर पोइम ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी द पैशन के हवाले से मशहूर है। इन्होंने भी इंग्लिश पोइट्री में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स अगर हम देखें, डेनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूसो के हवाले से, मॉक्स ब्लेंडर्स के हवाले से और रॉक्साना के हवाले से मशहूर है। कॉलोनियल एलिमेंट के तौर पर देखा जा सकता है ये जो नावल है जिसमें कॉलोनियलिज्म को प्रवोक या इंस्टिगेट किया जा रहा है या तहरीक दी जा रही है। तो अपने रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट करेक्टराइजेशन के हवाले से डेनियल डेफो जो है वो मशहूर है। और इंडिविजुअलिज्म सेल्फ रिलायंस हमें मेजर थीम नजर आती है, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ओवर एडवर्सिटी। सेल्फ रिलायंस की जो वैल्यू हमें अमेरिकन रोमांटिसिज्म में भी नजर आती है, जिसमें हम जब हेनरी डेविड थोरो का और R W एमर्सन का जो वर्क पढ़ते हैं उसमें अमेरिकन एन अमेरिकन के नाम से कोई उनका एक वर्क था 1837 में, एक ऐसे उन्होंने डिलीवर किया था। और R W थोरो का जो वर्क है वॉल्डन, जिसमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया जाता है। सैमुअल रिचर्डसन मशहूर नॉवेलिस्ट, 17 पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड 1740 में इन्होंने एक एपिस्टोलरी यानी लेटर्स पे जो है मबनी एक इन्होंने नॉवल लिखा, जिसमें एक खातून जो कि अपने मालिक, अपने जो एम्प्लॉयर है उसके सेक्सुअल एडवांसमेंट को रेजिस्ट करती है और उसको शादी कर माइल करती है, शादी शादी करें, दैट इज द ओनली वे पॉसिबल।
इसके अलावा क्लैरिसा जो है वो ट्रेजिक स्टोरी है एक खातून क्लैरिसा हार्लो की, जिसको जबरदस्ती एक अनवांटेड मैरिज में फोर्स किया जाता है और शी डाइज, शी अनटाइमली डाइज। रिचर्डसन के जो वर्क हैं सेंटिमेंटलिटी और इमोशंस के हवाले से जाने जाते हैं। और रिचर्डसन ने बहुत सारे लेटर्स जो है बहुत सारे और भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो कंडक्ट की, इस हवाले से ये मशहूर है। सैमुअल रिचर्डसन ने एपिस्टोलरी नॉवल लिखे, तो नॉवल लिखने में इनका नाम भी सर फहरिस्त है। हेनरी फील्डिंग 1754 लाइफ पीरियड है हेनरी फील्डिंग। टॉम जोन्स 1749 और जोसेफ एंड्रयूज 1742 में जिन्होंने नॉवल लिखे, उनके हवाले से मशहूर है। इन नॉवेल्स को कॉमिक एपिक इन प्रोज भी आप कह सकते हैं। टॉम जोन्स 1749 में जो नॉवल इन्होंने पब्लिश करवाया, वो एक इलेजिटिमेट या फाउंडलिंग कह सकते हैं, एक बच्चा जो बाहर मिला उसकी स्टोरी को नेविगेट करता है कि किस तरीके से उसको अपने लव अफेयर, लाइफ, हैप्पीनेस और सोसाइटी को सारों को मैनेज करके चलना है, और एक बड़ा लंबा इवेंट इसमें दिखाया गया। इसके अलावा जोसेफ एंड्रयूज जो है सिटारिकल टेक है पामेला और वर्चू रिवार्डेड पे। जोसेफ एंड्रयूज को पामेला का भाई दिखाया गया है, और पैरोडी इसके बेसिकली आप कह सकते हैं। वो पामेला बहुत नेक दिखाई गई है और जोसेफ एंड्रयूज को बहुत ज्यादा रोग दिखाया गया, बदमाश लुचा लफंगा दिखाया गया। तो फील्डिंग की जो राइटिंग है इसमें ह्यूमरस एलिमेंट, सेटारिकल और सोशल क्रिटिसिज्म हमें नजर आता है। इसके साथ जोसेफ एडिसन अगर हम बात करें, एसिस्ट उस दौर के जिन्होंने स्पेक्टेटर के हवाले से, टेटलर के हवाले से मशहूर थे, ये अपने वर्क्स में सोशल कमेंट्री करते, बहुत सारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल अफेयर या लिटरेचर पर भी इन मजमूनों में वो विट या ह्यूमरस ट्रीटमेंट करते, या ह्यूमरस एलिमेंट जो है वो ह्यूमरस तरीके से क्रिटिसाइज करते बहुत सारे टॉपिक पर। इन्होंने एक ट्रेजिडी कैटो भी लिखी, ट्रेजिडी 1713। इसके अलावा अगर हम रिचर्ड स्टील के बारे में बात करें, जो कि को फाउंडर थे किट कैट क्लब के भी, और टेटलर और स्पेक्टेटर के साथ भी इन्होंने मिलकर काम शुरू किया। बहुत सारी पब्लिकेशन और भी इन्होंने लिखी। स्टील ने एक प्ले कॉन्शियस लवर भी लिखा 1722 में। किट कैट क्लब के बहुत सारे मेंबर थे, जिसमें सर रॉबर्ट वॉलपोल, ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्टील और एडिसन वगैरह भी शामिल थे। और इसका जो मौजू था वो रिलीजन, पॉलिटिक्स, इस तरह के इश्यूज पे जो है वो बात करना शामिल थे। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। आप किसी भी तरीके से कोई सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ, तैयारी के हवाले से आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के हवाले से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरे पर्सनल कैटलॉग, तमाम वीडियोस या डाटा आप तक अवेलेबल होगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।